Okay, good morning everyone. We talk about in gravitation chapter number 8. The first lecture we talk about the vector form of gravitational superpositions and gravitational force, Newton's universal law of gravitation. ठीक है, हम लोग फर्स्ट वाली चैप्टर मैंने आपको बता रखा हूँ, ये चैप्टर नंबर 1 जो है क्लास 11 की ग्रेविटेशन के बारे में मैंने आपको बताया हूँ लेक्चर नंबर फर्स्ट में ग्रेविटेशन किसे कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले गौर कीजिएगा किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए उसकी टॉपिक को रिव्यू आपको देखना है, उसकी टॉपिक में कौन कौन सी पॉइंट आती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या दिया हूँ आपको, न्यूटन्स के बारे में, न्यूटन्स लॉ क्या है। ठीक है, न्यूटन्स ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ क्या होती है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ग्रेविटेशनल लॉ को कोरिलेट मैं किया हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया हो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने आपको दो इक्वेशंस को लिया था, दोनों इक्वेशंस के तहत मैंने क्या किया था, एक प्रूफ किया था, आपको एक फॉर्मूला प्रूफ किया था। ठीक है, कौन सी फॉर्मूला हुआ करता था, F इज इक्वल टू सी m1 m2 बाई r स्क्वायर। इसका मतलब ये होती है कि ग्रेविटेशन जो फोर्स इफेक्ट करती है, अप्लाइड होती है, वो हमेशा दो मासेस के बीच में होती है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि कोई जरूरी नहीं होती है कि हमें हमेशा दोनों मास की ऑब्जेक्ट की मास दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे आपको ये भी गौर करना होगी, इस इक्वेशन में बहुत सारे ऐसे नोमेरिकल्स आएगा जब कभी आपको पृथ्वी की कोरिलेट करना होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी वेक्टर फॉर्म बताया था। वेक्टर फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिएगा आप लोग। वेक्टर फॉर्म में बताया था, यही फोर्स बताया था आपको, F इज इक्वल टू माइनस G m1 m2 डिवाइड बाई r क्यूब इंटू r वेक्टर। ओके, ये मैंने आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन बताया था, है ना। अब ध्यान ये रखना आपको है कि सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर किसे कहा जाता है। तो मैंने बोला था द टोटल नेट फोर्स when the object will be on the display of any plane surface area। कोई प्लेन सरफेस एरिया पर अगर ऑब्जेक्ट आपको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में रखी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट्स करने का मतलब क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दूसरी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, तीसरी इस पॉइंट पे है, तीनों चार ऑब्जेक्ट हो, पांच ऑब्जेक्ट हो, अगर पूरे ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ हमारी गैप है, कुछ डिस्टेंस है, तो वहां पे सुपरपोजिशन ऑफ जो वेक्टर होगी आपकी, सुपरपोजिशन ऑफ जो फोर्स आएगा वो क्या करना होता है, समेशन करना होता है। समेशन बोले तो टोटल नेट फोर्स को आपको क्या करना, जोड़ देना होता है। ठीक है, मैंने आपको इसमें 3-4 नोमेरिकल भी दे रखा था, इस पे आप ध्यान ये रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जी की वेरिएशंस क्या होती है, जी कैसे चेंज करता है। तो जी की वेरिएशंस चेंज करने के लिए मैंने आपको एग्जांपल लिया था। किस एग्जांपल लिया था, सपोज आपका एक सरफेस एरिया है, ये फर्स्ट पॉइंट है, कौन सी पॉइंट पे, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है एट द सरफेस पे रखा गया है, एट द सरफेस पे रखी गई है। जैसे कि ये हमारे पास एक पृथ्वी है, पृथ्वी पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है तो ये दोनों के बीच में फोर्स क्या अप्लाइड हो रही है, फोर्स तो अप्लाइड हो रही है, तभी तो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर टिका हुआ है, तभी तो ये बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वह कितने की वेरिएशन से यहाँ चेंज करती है। बच्चों मैं आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पृथ्वी पर होती है तो हमेशा वह नीचे की ओर एक फोर्स लगाती है, वह कौन सी फोर्स होती है, mg होता है, जिसे हम लोग वेट कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के मास और वेट में क्या डिफरेंस है। ये क्या हो गया, उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगी, है ना। तो यहां पर हम ये ले सकते हैं mg फोर्स इज इक्वल टू, ओके। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यह है, दोनों के बीच का जो फोर्स अप्लाइड हो रही है उसी को मैंने क्या बोला था आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रखा था। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अगर दोनों इक्वेशन को कोरिलेट करते हैं तो मेरे क्या बन गया था, mg इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे गौर कीजिए G इज इक्वल टू क्या निकला है, कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ये G की आपकी वेरिएशंस निकल गई है, यहाँ पे m क्या है, ये मास ऑफ अर्थ है बाबू, और ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। मास ऑफ अर्थ जो होता है वो 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 केजी होती है, ओके। एंड रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है वो कितना होता है, 64
400 किलोमीटर होता है ना। इसे अगर आप चेंज करेंगे मीटर में कितना आएगा 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर। तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो। ये मत सोचना कि केजी है यहाँ पे किलोमीटर, नहीं, केजी जो है मास का एसआई यूनिट है, लेकिन यह एसआई यूनिट डिस्टेंस का नहीं होती है, ठीक है, इसकी क्या होती है मीटर होती है। तो पहले हम लोग क्या देखे, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस पे है, एट द सरफेस पे, ऑन द सरफेस पे, सरफेस के ऊपर है, तो जी की वेरिएशन यह होगा और इसकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड आप फाइंड कर लेंगे। ओके, अगर हम दूसरी पॉइंट को देखते हैं, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू सम इफेक्ट, कुछ इफेक्ट हो रही है, हम इसके तहत देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, अर्थ रखी हुई, अर्थ रखी हुई नहीं, अर्थ है, अर्थ के ऊपर में, अर्थ की कुछ हाइट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी मास m है, अर्थ के ऊपर में। अभी क्या था, एट द सरफेस, अब क्या है, अबव द सरफेस, अबव द सरफेस, ठीक है। और ये क्या होगी बाबू, सेंटर होगी किसकी, अर्थ की सेंटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस है, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है तो यहां कितना हाइट पर है, तो ये क्या हो गया, आपका हाइट हो गया। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो गया, या r प्लस h हो गया, r प्लस h हो गया। अब देखो ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर फोर्स लगा रही होगी, ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर फोर्स लगा रही हो, कितना, mg। तो F इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। क्या मैं यहां पे G इज इक्वल टू लिख सकता हूं फोर्स बाई मास, G इज इक्वल टू फोर्स बाई मास। अब देखो, अब आ जाओ, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशंस था, यहां से आप G की वैल्यूएशन निकाल लेंगे, लेकिन आपको निकालना है क्या, कौन सी G निकालना है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, लेकिन यह कुछ हाइट पे निकालना है, ठीक है। तो कुछ हाइट पे जो अगर एक्सेलरेशन है उसे हम इंडिकेट करते हैं किस चीज से, G डैश से। तो यहां पे मेरा अगर G डैश है तो ये क्या निकल गया, मेरा G डैश निकल गया। अब देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट के बीच में बाबू फोर्स कितना है, तो चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, और इस चीज को हम यहां पे पुटअप कर सकते हैं आराम से, आसान तरीका है, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r स्क्वायर इंटू यहां पे क्या हो जाएगा आपको m, ठीक है। अब देखो, अब आपने क्या किया हो, r स्क्वायर, रेडियस कितना है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस कितना, r प्लस h है, तो इस पे क्या करना था आपको, इस पे क्या करना था, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई स्मॉल m, और r की जगह क्या पुटअप करना है, या r प्लस h का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए m से m कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा है, G कैपिटल M डिवाइड बाई, क्या यहां से हम r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, r स्क्वायर जब बाहर निकालेंगे मेरे पास बचेगा 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है क्या है हमारे पास, G m बाई r स्क्वायर क्या होती है, स्मॉल g की वैल्यू होती है। तो मैं क्या यहां लिख सकता हूं, G डैश इक्वल टू स्मॉल g डिवाइड बाई 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर, आसान से निकल गया आपको। अब क्या करना है, G, ये G डैश ये आ गया इज इक्वल टू स्मॉल g, इसको क्या करना हम लोग ऊपर क्यों डाल देंगे, 1 प्लस h बाई r माइनस 2। ओके, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम की तरह से हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे क्या होती है, h जो है ना बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो हम ये बाइनोमियल थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो G डैश इज इक्वल टू G, यहां पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस ये पावर नीचे आएगा तो प्लस माइनस माइनस 2h बाई r, 2h बाई r, ये देखिए आपको निकल गया G। ये कौन सी G निकल गई है, यहां पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर कुछ हाइट पे होता हो उस समय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, स्मॉल g इंटू 1 माइनस 2h बाई r।
अगर यहाँ पे सपोज कोई क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस आपके पास दिया हुआ है, ये एससी वर्मा के क्वेश्चंस है, ये गौर कीजिएगा, आपके पास क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट पृथ्वी से 5 किलोमीटर एबव है, 5 किलोमीटर एबव है, ये ऑब्जेक्ट पृथ्वी से 5 किलोमीटर एबव है। तो बताइए कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा जब पृथ्वी से एबव होगा। तो क्या करना है, इस फॉर्मूला पे अप्लाई कर देना है आपको, है ना, ये जी डैश निकालना है, यहाँ पे जी की वैल्यू कितना होगा बाबू, 9.8, 1 माइनस 2, एच की वैल्यू कितना है, 5 किलोमीटर है। आपको किस इसमें चेंज करना है, एसआई यूनिट में, तो क्या करेंगे, 5 into 10 to the power 3 डिवाइड बाई, अब देखो आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 into 10 to the power 6, ये आ गया आपको मीटर में। अगर आपको इसको भी किलोमीटर में रहने देना है, अगर किलोमीटर में रहने देना है तो यहां पर सिंपली आप क्या कर देना है, आपको 6400 किलोमीटर और यहां पर हो जाएगा ओनली 2 into 5 बस। लेकिन अगर दोनों को मीटर में चेंज करना है तो आप कर सकते हो और यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो कि स्मॉल जी की वैल्यू कितना होगा जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा। तो ये वेरिएशंस आप देख लिए हो, ठीक है, ये वेरिएशंस आप देख लिए। अब हमें ये देखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, पृथ्वी की इनसाइड की ओर जा रही है, पृथ्वी की इनसाइड की ओर, बात समझिएगा। देखिए मैंने फर्स्ट में क्या बताया हुआ आपको कि एट द सरफेस पे है तो जी की वैल्यू कितना है, कैपिटल जी स्मॉल और कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, एबव द सरफेस, कुछ हाइट पे है, कुछ हाइट पे है। मैंने ये ऑब्जेक्ट की फोर्स लिया, फोर्स इक्वल टू एम जी डैश क्या है, यहाँ पे एफ बाई एम आ गया। एफ की वैल्यू कितना होती है, एफ क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आराम से बैठा दीजिए, जी एम बाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे कितना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, आर प्लस एच हो गया बाबू, आर प्लस एच, एम से एम कैंसिल, जी एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर आ गया। अब यहां से आर स्क्वायर अगर हम बाहर निकालते हैं कितना बचेगा, 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। जी एम बाई आर स्क्वायर देखो किसकी वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू है, स्मॉल जी लगा दो। अब इसे क्या करोगे, ऊपर करोगे, है ना, जब एक्सपोनेंट निकालोगे इसकी तो बायनोमियल थ्योरम से क्या होती है, ये वैल्यू आ जाती है। देखो यहाँ पे हमेशा क्या होती है, जो हाइट है वो क्या होता है, हमेशा लेस देन होता है किसी से रेडियस, ये गौर कीजिएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पे होगे उसका ग्रेविटेशन कैसे निकाल सकते हैं, स्मॉल जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है। तो ये बात बोला गया है, इसी में कंडीशन मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब भी हाइट अगर इंक्रीज करेगी, तो जी की वैल्यू क्या होगा, वह डिक्रीज करेगा, जी की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहीं पर होता है कि जब कभी अगर आप मोशन में पढ़ेंगे कि जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हो तो क्या करते थे हम लोग, जी की वैल्यू को माइनस में लेते थे, किसमें लेते थे, माइनस में, क्योंकि वो डिक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। एट द सरफेस पे वैल्यू हमारी इतनी है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट अगर इनसाइड द अर्थ की ओर जा रही है, अगर मतलब यहाँ पे पृथ्वी के अंदर की ओर जा रही है, तब हमें जी की वैल्यू कितना चेंज करेगा, ठीक है। ये हो गया, हटा दो इस चीज को। तो अब गौर कीजिएगा, पहला वाला जो इक्वेशन है ये आपको एट द सरफेस पे है, दूसरा वाला इक्वेशन क्या है आपको, एबव द सरफेस पे, तीसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा आपको, इनसाइड द सरफेस, तीसरा इक्वेशन क्या है, इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके। अब देखिए यहां पे ये आपका क्या है, सरफेस है, अर्थ की सरफेस। यहां से यहां तक की रेडियस क्या होती है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ये दे रखा है आर है, ये क्या है, इसकी सेंटर है। अभी आप क्या देख रहे थे कि पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी से एबव कुछ ऑब्जेक्ट रखी गई थी, मतलब कि एबव पे आपकी कुछ हाइट पे था, लेकिन यहां पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमें इनसाइड की ओर जा रही है,
मतलब यहाँ पे है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस ये है आपको। तो ये डिस्टेंस अगर मुझे निकालना हुआ कितना डिस्टेंस ऐड किया है, तो क्या कर सकते हैं, r माइनस d कर सकते हैं या फिर r माइनस h कर दो, जैसे भी आपको लिखना है r माइनस h। अगर इसको लेते हैं आप h लेते हो तो अब यहां पे देख लीजिए एक ऑब्जेक्ट है नीचे की ओर जा रहा है, तो इसका फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, mg डैश, फर्स्ट में ले रहे हैं ओके। अब देखो यहाँ पे g डैश इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, f बाई m, ठीक है। आप याद करो मैंने आपको बताया था एक वेक्टर फॉर्म में बताया था f इज इक्वल टू क्या होता है, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई r क्यूब इंटू r मीटर, ये बताया था आपको, ठीक है। अब इस चीज को यहां पर हम अप्लाई करेंगे, एकदम इजी वे से अप्लाई करेंगे इस चीज को। हमें क्या फाइंड करना है, g डैश फाइंड करना है। g डैश इज इक्वल टू f की वैल्यू कितना है, ये इतना दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई, यहां पे क्या आ गया आपको गौर कीजिएगा, ये r क्यूब है, r क्यूब वैल्यू बैठाऊंगा यहां पे, ठीक है। और यहां से क्या हो रहा है आपको, डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा m, ओके। अब देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, यहां पे m से क्या होगा, यहां पे m कैंसिल, बचा मेरे पास क्या, gm और ये हो गया r क्यूब, ये क्या हो गया r क्यूब। r क्यूब की जगह हम ये पुट अप कर सकते हैं r माइनस h का होल क्यूब, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, r क्यूब को आप ऐसा लिख सकते हो, gm बाई r स्क्वायर इंटू r, इस प्रकार से। ये आपका थर्ड पार्ट है आपका, ठीक है, सॉरी फोर्थ पार्ट है। ये वेरिएशन ऑफ z ड्यू टू सम इफेक्ट में ध्यान रखिएगा। फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया हो, एट द सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एट द सरफेस पे होती है तो क्या होता है, z इज इक्वल टू z कैपिटल M E बाई R E का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर एट द सरफेस, दूसरा मैंने क्या बताया आपको, एबव द सरफेस। कभी कभी ये रहेगा आपको कि कुछ हाइट पे भी रखा हुआ, तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हो। तो g डैश इज इक्वल टू स्मॉल g इंटू 1 माइनस 2h बाई r, 2h बाई r। अगर तीसरा देखना है आपको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ डेप्थ में गई है, पृथ्वी के इनसाइड की ओर गई हुई है, ठीक है, तो उस टाइम है ना, बिलो द सरफेस क्या फाइंड कर सकते हैं, g डैश इक्वल टू z इंटू 1 माइनस h बाई r। ये तीन इक्वेशंस आपके पास है, तीन वेरिएशंस आपके पास g की वेरिएशन है। फर्स्ट वाली वेरिएशन एट द सरफेस पे है, ठीक है, सेकंड वाली वेरिएशन अबव द सरफेस पे है, थर्ड वाली वेरिएशन बिलो द सरफेस पे है। ये यहां से आपको देखने को यह मिल रहा है कि डिफरेंट इफेक्ट में डिफरेंट वे में g की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और कुछ ऐसी कंडीशन पे होती है, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन पे जैसे कर सकते हैं एट द इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर या बोल सकते हो एट द सेंटर ऑफ सरफेस, ठीक है। जी की वैल्यू जो होता है क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है, मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है। एंड फिफ्थ वाली जो पार्ट होती है एट द पोल ऑफ, ठीक है, एट द पोल ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। गौर कीजिएगा, जैसे कि अभी आपके पास जैसे कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक पृथ्वी रखी हुई, ठीक है। तो यहां पे आप ये लिख सकते हो, पॉइंट बना के ये लिख सकते हो कि एट रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जब रोटेशन होती है, मूवमेंट होती है, इसमें भी क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। जब पृथ्वी की मूवमेंट हो रही है उस टाइम जी की वैल्यू क्या होगा, ये वाली जी की वैल्यू है कि पृथ्वी के ऊपर में एकदम लेवल सरफेस पे अगर कोई बंदा वहां पे खड़ा है, रुका हुआ है, बैठा हुआ है, तो जी की वैल्यू यह होगा। अगर पृथ्वी के ऊपर गया है, कुछ हाइट पे गया है, तो जी यहां से फाइंड कर सकते हो। पृथ्वी की इनसाइड की ओर गया है तो जी की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हो। लेकिन
अगर इसी पॉइंट पे है, जैसे कि यहां से ए आपकी सेंटर होगी, ये इसका क्या हो गया, या इक्वेटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करना, ये आपको मालूम चल गया सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन अगर कोई पॉइंट सपोज मेरे यहाँ पर है, अब ये पॉइंट मतलब कि पॉइंट क्या है, कोई एक मास है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रही है, कुछ एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो आपको पता है यहाँ पे दो प्रकार की फोर्स लग रही है। दो प्रकार की फोर्स कौन सी लग रही है, जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी नीचे की ओर मतलब कि सेंटर की ओर एक फोर्स, अपनी फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स लगती है, mg। कौन सा है, mg है, किसी भी पॉइंट पे हो, ठीक है। लेकिन उस ऑब्जेक्ट को पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी क्या कर रही है, उसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स अप्लाइड कर रहा है। ये कौन सी फोर्स, बाहर की ओर फोर्स अप्लाइड कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड कर रही है। कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड कर रही है। तो यहां पर आप लिख सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अगर लीनियर की बात होती है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स में m भी स्क्वायर इंटू आर होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, एक फोर्स आपको क्या हो रही है, इनसाइड की ओर लग रही है, मतलब कि सेंटर की ओर लग रही है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होती है, अभी मैंने बताया था आपको, mg। क्या होता है, mg होती है, फोर्स इक्वल टू mg होती है। तो हमें यह फाइंड करना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है, तो उस टाइम हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट लेते हैं, देखो यहाँ पे दो तरह से आप फाइंड कर सकते हो। अगर कंपोनेंट लेते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये हो गया आपको क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा मेरे पास क्या है, अल्फा के रूप में है, तो कॉस अल्फा हो गया, कॉस अल्फा हो गया। अगर हम कंपोनेंट लेते हैं, इसकी वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाता है, m ओमेगा स्क्वायर आर इंटू साइन अल्फा, ठीक है, ये साइन अल्फा। अब इस चीज को बैलेंस करने के लिए तो ऊपर की ओर क्या लगा हुआ है, नॉर्मल फोर्स लगा हुआ है। तो ये देखिए, गौर कीजिएगा आप लोग, हमें आपको आराम से पहले ये देखना है कि ये वाली पॉइंट पे, यही वाली पॉइंट पे फोर्स अप्लाइड हो रही है, तो फोर्स इज इक्वल टू mg होता है। अब यहां पे देखो mg, ये जो फोर्स है आपको, ये जो फोर्स लगी हुई है, इस पे आपको कौन कौन सा फोर्स है, तो सर सबसे पहले हमारा ये वाला फोर्स है, अंदर की ओर लग रही है mg, और इसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स लगा हुआ है, m ओमेगा स्क्वायर। m ओमेगा स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं, सेंटीपिटल फोर्स की बात कर रहा हूं। अल्फा का भी मत लेके चलो, एंगल का मत लेके चलो। अगर एंगल भी लेते हो तो ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होता है, d थीटा बाई dr होती है। तो यहां भी तो आपकी थीटा है, यहां भी तो एंगल है, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, नेट फोर्स, ये वाला क्या हो गया आपको, ये फाइंड आपको करना है, mg डैश क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहां से क्या कर सकते हो, ये वाली अंदर की ओर कौन सी फोर्स लग रही है, mg माइनस ये वाला कितना आ गया, सेंटीपिटल फोर्स, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो गया, ठीक है। यहां से आप क्या फाइंड कर सकते हो, m g डैश, यहां पर क्या करना है, m कॉमन ले लेना है, g माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब क्या करेंगे, m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, मेरे पास क्या बचेगा, g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। देखो ये जो वैल्यू निकल गया है आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेट वाले जो फोर्स है, ऑब्जेक्ट की जो फोर्स है, दोनों बैलेंस किया है, उस टाइम निकल गया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, अगर ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, तो यहां पर लिख लीजिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री बोले तो क्या हो गया, अगर ये हमारी इक्वेटर पे है, सेंटर पे ही है, ठीक है। अगर यहां पे है तो ये गौर करो, ये कौन सी थीटा बन रही है, कॉस में बन रही है, किसमें बन रही है, कॉस में बन रही है, ठीक है। तो ये पहले गौर करना आप लोग।
तो ये कॉस में बन रहा था, इसकी वर्टिकल कंपोनेंट कौन सी एंगल है, वर्टिकल कंपोनेंट कौन सी एंगल है, तो वर्टिकल कंपोनेंट आपके साइन एंगल के में है। ठीक है, तो साइन एंगल में यहां पर आप ले सकते हो इसको, ये पॉइंट को आप ले सकते हो यहां पे। अगर थीटा हमारा 0 डिग्री होगा, थीटा अगर हमारा क्या होगा 0 डिग्री होगा, तो क्या हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू देखो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, इसकी फॉर्मूला क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई आर। तो थीटा हमारा जो है 0 है, तो कॉस 0 कितनी होती है, कॉस 0 कितनी होती है 1 होती है। तो साइन 0 की बात कर रहे हैं, मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूं, तो साइन देखो ये ऑब्जेक्ट तो ऊपर की ओर मूवमेंट करेगी, ये इसी प्रकार से मूवमेंट होगा, ये एंगुलर वेलोसिटी क्या है ऊपर की ओर ये फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहां वर्टिकल कंपोनेंट में साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। तो साइन 0 जब 0 हो जाएगा तो ये वाले टर्म को क्या कर देगा वो 0 कर देगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी, जी डैश इज इक्वल टू जी। इसका मतलब है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, पोल पे हो, ये पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे अगर रहती है थीटा अगर हमारा 0 डिग्री होता है, उस समय हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है बराबर होती है किसकी, है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ रोटेशन का। तो ये क्लियर हो गया आपको। इस पॉइंट की मैं बात कर रहा था, इस पॉइंट की बात कर रहा था, यहां से आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इफ थीटा अगर आपको कहां पे है 0 डिग्री है, फिर अगर 0 डिग्री है एट द सेंटर पे, एट द सेंटर पे, एट द सेंटर पे अगर आपकी थीटा क्या है 0 डिग्री है, यहां पे थीटा अगर कितना है 0 डिग्री, क्योंकि ये एंगल जो रोटेट करेगा आपको सेंटर से रोटेट करेगा, ये सेंटर से रोटेट करेगी। तो यहां पर मुझे ये बताइए, यहां पर मुझे ये बताइए कि इसमें अगर थीटा हमारा यहां 0 डिग्री होगा तो यहां भी आपको कॉस अल्फा मिलेंगे हम। तो कॉस अल्फा, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है, क्योंकि साइन 0 जब 0 होगा तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1 होगा, और कॉस कितना हो जाएगा आपको, कॉस 0 कितना हो जाएगी आपको 1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितना आ गया आपको, ये वैल्यू जब आपको 1 आ गया तो यहां से आपको क्या फाइंड हो सकता है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर रेडियस। तो इसका मतलब है कि रेडियस हमारा कितना है अर्थ का 6400 किलोमीटर है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू कितना है 9.8 है। तो ये बहुत ही लेस है, लेस देन है, बहुत ही 9.8 में आप घटाओ किसको 6400 को, तो क्या होगा एकदम नेग्लिजिबल होती है, एकदम 0 के बराबर हो जाएगी आपको। देखो 9.8 को घटाओ इतना से तो कितना आएगा, बहुत ही नेग्लिजिबल आएगा, 0 लगभग में आएगा। इसलिए बोला जाता है कि एट द सेंटर पे, एट द सेंटर पे जी की जो वैल्यू होती है वह कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया हूं, ये एट द सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होगा, एबव द सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहां से आप हमेशा याद रखिएगा कि कहीं भी सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू क्या होता है 0 होता है। अब यहां पे क्या बताया था आपको, एट द पोल पे क्या होता है। अगर कभी आपको स्टेटमेंट में पूछती है कि बताइए कि अगर कोई भी पृथ्वी सरफेस पर है, अगर कोई भी सरफेस पे पोल पे जी की वैल्यू क्या होगा और सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होगा। तो पोल पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, लेकिन सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, जो नेग्लिजिबल के बराबर होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है, ये पोल पे है ना, एट द पोल ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे जी की वैल्यू जो हो क्या होगा, यह मैक्सिमम होगा। मतलब मैक्सिमम बोले तो क्या, जी डैश इक्वल टू जी, तो जितना वैल्यू उतना आ जाएगा। ठीक है, या फिर यहीं पे लिख दो आप लोग, मैक्सिमम होता है मैक्सिमम एट पोल, मैक्सिमम एट पोल, और ये क्या हो गया मिनिमम एट सेंटर, मिनिमम एट सेंटर। तो ये दोनों पॉइंट को हमेशा नोट कीजिएगा। इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव मैं देखा हूं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछती है, क्वेश्चन में क्या पूछती है गौर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन पे यहाँ पे ये रहता है कि अगर 4 पार्टिकल दे दिया, 4 पार्टिकल दे दिया और बोल दिया कि यहाँ m मास है या m मास है, m मास है, m मास है, बताइए ये चारों पार्टिकल के द्वारा ये सेंटर पे जो 5वां पार्टिकल है इस पे ग्रेविटेशन कितने लगेगी चारों के द्वारा। बाबू पहले समझ लो कि ये वाली सेंटर पे तो हमारा जो फोर्स लगेगी, ये फोर्स लगेगी तो वो तो एक दूसरे पर ये फोर्स लगाएगा, लेकिन
सेंटर पे जब फोर्स लगाएगा और सेंटर वाला फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, और g की वैल्यू हमारा 0 होता है, g की वैल्यू सेंटर पे 0 होता है, तो फोर्स भी क्या कर देगा, 0 कर देगा यार। इसलिए वो हमेशा कॉन्फिडेंस रहना कि सेंटर पे g की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। किसी भी चीज में अगर आप ले रहे हो, ट्रायंगल में ले रहे हो, और ट्रायंगल में यहाँ पे एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, फाइंड द सेंट्रोइड्स, सेंट्रोइड्स निकालने का यहाँ बात था आपको कि ये लेंथ आपको दे रखा है, तो ये पॉइंट पे, सेंटर वाले पॉइंट पे बताइए यहाँ पे जी की वैल्यू सेंट्रोइड पे कितना होगा। तो मैं आपको एकदम क्लियर कर चुका हूं कि सेंटर पे कहीं भी कोई भी सैक्लिक पॉइंट हो, कोई भी आपको कॉन्सेंट्रिक बॉडी हो, सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगा। तो यहां से आप फाइंड कर लेना, और ये जो आपको रोटेशन निकालने का है यहां से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस चीज को। ठीक है, पहले से जल्दी से लिख लो। ओके, देखिए आपके पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल है इस पे आपको। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है कि एक सरफेस पे दो ऑब्जेक्ट रखी गई है, एक सरफेस पे दो ऑब्जेक्ट रखी गई है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट की दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस ए पार्ट दे रखा है वो आर है। कितना है, आर दे रखा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है। तो आपको यहां पे फाइंड करना है कि कितने वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है, कितनी वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर जाके क्लोज अट्रैक्ट नहीं हो रही है, हमेशा सेंटर की ओर फोर्स लगा रही है। क्या कर रही है, सेंटर की ओर। जैसे कभी तुम लोग ऐसा देखा होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये क्या है आपका, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ पे एक पॉइंट यहां पे है, एक मासेस यहां है, एक मासेस यहां है। तो प्रत्येक मासेस के बीच में कुछ डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस दे रखा है, और सेंटर से इसकी रेडियस तो आपकी आर है बाबू, ये है आपका। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे सर्कुलेट करता है तो वहां पर एक फोर्स इंड्यूस होता है, कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसे कहा जाता है। ठीक है, ये बाहर की जो फोर्स लगती है सेंट्रीपिटल होती है। अब यहां पे बताइए कि वेलोसिटी कितने की वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा होगा, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो यहां पे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो फाइंड ये कर सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे ग्रेविटेशन को कैसे लगाएंगे हम। पहले मुझे ये क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट जब बाहर की ओर रोटेट कर रहा है तो सेंटर की ओर से एक फोर्स इंड्यूस्ड होता है, और वो कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। लेकिन अगर फिर हम ध्यान रखना ग्रेविटेशन में, ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस पार्ट है विथ हमारे रेडियस के साथ में, तो ऑल्सो यहाँ पे क्या लग रही है, ग्रेविटेशन लग रही है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो इसकी फॉर्मूला क्या है, mv² आर है, mv² आर होती है लीनियर में, यहाँ पे एंगल की बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी एंगल की बात नहीं है, लीनियर की बात यहाँ पर है। mv² आर इज इक्वल टू इसकी फॉर्मूला क्या होती है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। अब यहाँ पे कैपिटल एम हम क्यों लगाएंगे, जब मास दोनों हमारे क्या सेम ही है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे m² बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एक एम से एक एम कैंसिल करना है, आर से आर कैंसिल करना है। मुझे फाइंड क्या करना था, वी फाइंड करना था। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां गौर कीजिएगा, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एम बाई आर, और ये क्या हो जाएगी आपको रूट अंडर में। ठीक है, तो वेलोसिटी आप यहां से फाइंड कर सकते हो। ये एक प्रकार से फॉर्मूला है, ये एक प्रकार से फॉर्मूला है, इस पे भी न्यूमेरिकल दे रखा है, इसलिए याद रखिएगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में सर्कुलेट कर रही है उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट अंडर जी एम बाई आर होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है तो क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चंस के तर्ज पे हम लोग ये भी बात कर सकते हैं, जैसे इसी पे हम लोग एक बात कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, m है, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, 2m है। कितना है, 2m है। ठीक है, अब यहां क्या बोल रहा है कि बताइए कि वेलोसिटी कितने की वेलोसिटी से रोटेट करेगा। अब तो मासेस हमारी डिफरेंट होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल टू
इक्वल टू रूट अंडर v इज इक्वल टू रूट अंडर। अब देखो आप गौर करना है, यहाँ पे मासेस दोनों डिफरेंट हो गया। सिंगल मास था तो क्या किया था, मैंने उसको मल्टीपल कर दिए थे, लेकिन मास क्या डिफरेंट है, तो यहां से क्या कर सकते हैं, एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा जी स्मॉल एम इंटू 2m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, यहां से आर कैंसिल, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट अंडर जी 2gm डिवाइड बाई आर। ठीक है, इस प्रकार से भी आप फाइंड कर सकते हो, तो ये आपकी वैल्यूज निकल गई है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन को और देख लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन आपको ये भी शायद दिया हुआ है, यहां पे क्वेश्चन यह है कि दो पार्टिकल्स हैं, ये क्या है बाबू, दो पार्टिकल्स हैं, और दोनों पार्टिकल जो है, बात समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपके। दो पार्टिकल्स हैं और दोनों पार्टिकल्स अभी कहां पे है, पृथ्वी पे है। दोनों की मास दे रखी है m, दोनों की मास दे रखी है m और m। अब ये बोल रहा है कि ये जैसे ही पार्टिकल हमारी प्लैनेट से किसी दूसरी प्लैनेट्स पे जाती है, मतलब कि दूसरी प्लैनेट्स पे ये चेंज करती है, तो ये दोनों की मास जो है डबल हो जाता है। ये दोनों की मास जो है डबल हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, अभी अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है जिसकी मास m और n है, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r डिस्टेंस है, फिर क्या बोला गया कि ये पार्टिकल किसी प्लैनेट्स पे जा रही है, कहीं पर प्लेसेस चेंज कर रही है, तो उसकी मास क्या हो रही है, डबल हो जा रही है। 2m हो गया और ये 2m हो गया, 2m हो गया। अब देखो जब मास डबल होगा तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, आपको ये पता है, डिक्रीज करेगा। तो ये पूछा गया है कि बताइए दोनों के बीच की फोर्स की कोरिलेशन क्या होगा, दोनों के बीच की फोर्स की कोरिलेशन क्या होगा, फोर्स कोरिलेशन। अब देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो F इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो गया, ये फर्स्ट में आ गया आपको। और ये वाली जो है F इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे G 4m स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 4gm स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर बाई 4। ओके, अब देखो ये 4 ऊपर की ओर जाएगा, कितना बन जाएगा, 16gm स्क्वायर बाई r स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया। अब क्या बोला है, ये जो फोर्स निकाल दी, पूछा था कि दोनों की फोर्स की कोरिलेट कीजिए, दोनों की फोर्स को कोरिलेट कीजिए। कोरिलेट मतलब क्या है, दोनों के रेशियो निकालिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली जो फोर्स है ये दूसरी वाली फोर्स के बीच में हम करेंगे। तो पहला वाला क्या था आपको, जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये से ये कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, 1:16। इसका मतलब यह आ गया कि ये दोनों के बीच के जो रेशियो है, पहले हमारा ये था और दूसरा 16 गुना भाग गया एक्स्ट्रा, 16 गुना 16 टाइम्स एक्स्ट्रा फोर्स इस पे अप्लाइड किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको शायद दिया हुआ है, ये बीएससी एग्रीकल्चर की बुक है, उसमें क्वेश्चन दे रखा है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि पहले ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कोरिलेट कैसे कर रहा है। तो ये बताने का मेन पर्पस यहाँ यह है कि जैसे ही मास अगर हमारा क्या करता है, दुगना हो जाता है, तो रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करती है। ये बताया गया था आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ में, F is inversely proportional to a square of distance between them। अगर फोर्स इंक्रीज करेगी तो रेडियस डिक्रीज करेगी, फोर्स इंक्रीज की है तो रेडियस की मास से ज्यादा आई है, और रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा आपको। तो टोटल रेडियस कितना डिस्टेंस था, r था, अब कितना हो गया, r/2 हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा। तो आज की जो सेशन आपकी रही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू सम इफेक्ट के ऊपर है। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बात करेंगे आप लोग। ठीक है, इंटेंसिटी मतलब कि देखो बहुत सारी ऐसी पॉइंट आने वाली है जो आपको इलेक्ट्रोस्टेट में भी काम देगा।
है ना। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे किसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, एमजीएच वाला नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो ये जो लेक्चर आपकी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू सम इफेक्ट के ऊपर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस।